मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या था आप लोग को पता है। ये क्या था आपका, ये आपका स्लिप था और ये टार्क था और इसका ये ऐसे ये पोर्शन आता था। ये क्या था, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक था। यहाँ पर S इक्वल टू क्या था आपका, S इक्वल टू 1 था और यहाँ पर S इक्वल टू 0 था। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग इसको यहाँ ये स्टडी करेंगे कि ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर ये जो जोन होता है, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब T प्रोपोर्शनल टू 1/S होता है। और ये जो होता है T प्रोपोर्शनल टू S होता है। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्यों प्रोपोर्शनल है S के या स्लिप के। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये टार्क इक्वेशन पढ़ते हैं। टार्क इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसका फार्मूला क्या था, 3/ωs RTH प्लस R2/S प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर इंटू R2/S। तो यहाँ और VTH ये आपको पहले ही बता चुके थे। ये जो निकाले थे VTH क्या निकाले थे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आता था उसको हम क्या बोलते थे, VTH। और VTH कैसे, थेवेनिन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। थेवेनिन वोल्टेज कैसे प्राप्त करते थे, इसको हम क्या, ये आपका पूरा स्टेटर है, ये पूरा पोर्शन स्टेटर है और ये पूरा पोर्शन रोटर है। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम कर लेते थे और ट्रांसफार्मर जैसे इसको हम लोग क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। तो अगर आप इसको क्या कर लीजिए, अगर यदि इसको आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद जो आप वोल्टेज निकालेंगे, ओपन करने के बाद जो यहाँ वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, वो क्या निकलेगा, VTH निकलेगा। ठीक है। इसी तरह तो VTH आप तो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर इजीली आप समझ सकते हैं कि जो VTH है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VTH, वो किसके बराबर होगा, इसके वोल्टेज के बराबर होगा। आपने वोल्टेज क्या लगाया, V1, तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या हो जाएगा, V1 और जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना था उससे मल्टीप्लाई और प्लस सारे सम। तो ये क्या हो जाएगा, R1 और इन दोनों का सम कर देंगे तो उसको हम क्या बोल दें, X1 बोल दें। मतलब जो X1 है वो क्या है आपका, X1, ये स्मॉल x है, इस X1 प्लस JXM को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका X1 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया, VTH निकाल दिया, ये हम पहले बता चुके हैं। और जो RTH था, RTH कैसे निकाले थे, इसको हम क्या कर दें, इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्या कर दें, ओपन कर दें। ओपन करने के बाद जो यहाँ रजिस्टर, और इसको क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। यहाँ पर जो वोल्टेज पाएंगे, सॉरी, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पाएंगे, यहाँ आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको इम्पीडेंस मिलेगा। इम्पीडेंस मतलब ZTH मिलेगा। और उसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट वाला क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, XTH हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ से आपने जो यहाँ से VTH निकाला था, अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे थेवेनिन का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, VTH यहाँ निकल जाएगा, ये RTH लग जाएगा, XTH पर मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम ZTH बोल रहे थे, मतलब थेवेनिन इम्पीडेंस बोल रहे थे। और यहाँ रोटर का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को इसके साथ लगा देंगे। क्लियर है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, टार्क इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, जब टार्क इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, उसके बाद इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाते थे, ये आपका स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे। स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब स्टार्टिंग के समय पर यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए और यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू जो होगी उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग टार्क बोलते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, आप देख रहे हैं R2/S और यहाँ पर क्या है, X2। अगर इससे ध्यान से देखिए तो जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, शुरू में क्या होता है, X2 की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बड़ी होती है, और ये क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्लियर। एट स्टार्टिंग समय में, एट स्टार्टिंग के टाइम पर। ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हैं, अब जब रोटर रन करने लगता है तो स्लिप की वैल्यू क्या होने लगती है, स्लिप की वैल्यू कम होने लगती है। और जब ये वैल्यू कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, R2 क्या होने लगेगा, ये जो छोटी थी वो बढ़ने लगेगी, और ये तो वही है। तो ये जब बढ़ते बढ़ते अब बढ़ने लगेगी तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू मतलब आप अगर इस सर्किट से देखेंगे, इस सर्किट से देखिए तो ये वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। और जब बढ़ते बढ़ते जब इसके बराबर जितना नज़दीक जाएगा, पीजीवी पावर भी क्या होगा, जो एयर गैप पावर होगा, वो जो एयर गैप पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और आपको पता है टी ई इक्वल टू क्या होता है, पीजी अपन ओमेगा एस। तो पीजी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, आपका जो R2/S है वो X2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपको पीजी मैक्स मिल जाएगा, और पीजी मैक्स की वजह से आपको यहीं पर आपको टी मैक्स भी मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका, यहाँ पर R2/S इक्वल टू X2 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको हम अभी बाद में और डिराइव करेंगे अच्छे तरह से। ये जो वैल्यू लिया गया है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है, जो कि यही एग्जाम में पूछता भी है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा जिसको हम लोग बाद में डिराइव भी करेंगे। तो यहाँ पर आपने पाया, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आप और देखेंगे तो ये वैल्यू जो बढ़ी हुई थी ये और बड़ी हो जाएगी, मतलब जैसे स्लिप की वैल्यू इससे आगे जाएगी तो एस क्या हो जाएगा, और छोटा होता जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 से और बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। क्यों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से अगर आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या होता है, ये सोर्स होता है और इसका सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, मतलब हमने बोले RS। अब ये क्या होता है RL। अगर इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, अब जब RS इक्वल टू क्या हो जाता है, RL हो जाता है, उस समय इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो मैक्सिमम टार्क भी पैदा होगा इस फार्मूले से। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं, अब क्या होगा, धीरे धीरे जब RL की वैल्यू इससे बड़ी होने लगेगी, जब RL की वैल्यू RS से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अब ये PG क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब एयर पावर कम होने लगेगा तो आपका टार्क भी कम हो जाता है। अब जैसे और आए जाएंगे, अब यहाँ S इक्वल टू यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए S इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है। तो S इक्वल टू 0 पर देंगे तो अगर इक्वेशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 0 पर R2/S की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मैथमेटिकल बात करते हैं, इसका ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ से अगर ये ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा तो यहाँ पावर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टार्क भी क्या हो जाएगा, PG 0 होने की वजह से टार्क भी आपका 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने इसको एक बार रिविजन कर दिया अच्छे से। अब बात करते हैं, आपने टार्क पा गए, इसी टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से NS माइनस NR होता है। तो मोटरिंग के समय पर S इक्वल टू 0 से S इक्वल टू 1 से लेकर के S इक्वल टू 0 तक क्या होता है, आपका मोटरिंग कंडीशन होता है। ठीक है, आप जैसे समझ, यहाँ पर मोटर क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन 1 है, और सिंक्रोनस स्पीड पर S की वैल्यू क्या है, 0 है। ये तक अगर मान लेते हैं मोटर क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है, मतलब 4 पोल की मशीन है, मान लिया P इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ से अगर आप NS निकालेंगे तो 120 F/P से अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1500 RPM आ जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर 1500 RPM पर ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड है। अगर आप क्या कीजिए, किसी प्राइम मूवर से रोटर को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। तो रोटर को मतलब किस स्पीड से, इस 1500 RPM से ज़्यादा स्पीड पर घुमा देंगे। तो ज़्यादा स्पीड पर घुमा देंगे, इसका मतलब NR क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये तो 1500 था और इसको आपने क्या कर दिया, 1600 स्पीड से घुमा दिया। अब क्या होगा, जब 1600 स्पीड पर घुमा देंगे, अब स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और निगेटिव होने के साथ साथ जब आप पावर देखेंगे वो क्या आ जाएगी, वो भी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कम हो जाएगी, अर्थात निगेटिव हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये मोटरिंग मोड नहीं रहेगा, ये तो आपका मोटरिंग मोड था, और ये क्या हो जाएगा, जनरेटिंग मोड हो जाएगा।
क्लियर है। तीसरी ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एस की वैल्यू जब निगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका जनरेटिंग मोड हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, बात करते हैं ब्रेकिंग क्या होता है। जैसे आप ये का इंडक्शन मोटर है, ये 3 फेज सप्लाई दी है R/B, आप क्या किए Y और B को आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने पर क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर फील्ड घूम रही थी, आपका जो फील्ड घूम रहा था इस दिशा में, इसको फाइस बोलते हैं, ये घूम रहा था, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। और जबकि रोटर की दिशा क्या है, अभी भी वही है। अब जब इसकी दिशा पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो इसकी दिशा पलटने की वजह से क्या हो जाएगा, रोटर भी क्या चाहता है, अपने फील्ड की दिशा में घूमने की कोशिश करता है। तो यहाँ जब स्लिप निकालेंगे, तो यहाँ से स्लिप जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, NS + NR हो जाएगा। तो NS + NR हो जाएगा। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं। आपने क्या किया, इसके 3 फेज Y और B को आपने पलट दिया, जिसकी वजह से रोटर का फील्ड बदल गया, जबकि रोटर तो उसी दिशा में घूम रहा है अपने इनर्शिया की वजह से। अब वो क्या करेगा, पहले वो रुकेगा, रुकने के बाद क्या करेगा, अपोजिट दिशा में घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे अपोजिट दिशा में घूमे, उसमें आप एक सेंसर लगा दीजिए जो उसको क्या कर दे, सर्किट को, सप्लाई को बंद कर दे। नई सप्लाई बंद हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में जो भी लगे होंगे, आपके सिस्टम मोटर से जो भी लगा कनेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, उल्टी दिशा में घूमने लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिससे मोटर कनेक्ट है, मतलब मोटर से जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे S = 0 हो जाए, उसको क्या कर दीजिए, उसको रोक दीजिए। तो उस समय आप देखिए, जब S = 0 होने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, NR की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, NS हो जाएगी। मतलब तो वो जैसे आपका जो फील्ड है वो, मतलब रोटर जैसे रुके वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि S = कहाँ तक ही जा सकता है। अगर ये S हो जाए तो NS + NS 2NS/NS क्या हो जाएगा आपका, ये S की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। मतलब बात करें ब्रेकिंग रीजन में S की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर के 2 के बीच में रहेगी। क्लियर है। और मोटरिंग मोड में 1 से लेकर के 0 के बीच में, और जनरेटिंग मोड में निगेटिव वैल्यू, मतलब 0 से लेकर के -1 के बीच में। क्लियर है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को मेरा मेन एम क्या था कि जो आपका स्लिप टायर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये क्या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये क्या होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी होता है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ क्या लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब स्टेटर इम्पीडेंस को हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें। स्टेटर इम्पीडेंस को इग्नोर करने पर R1 0 हो जाएगा, X1 0 हो जाएगा, और Xm क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। क्लियर है। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोटर का जो इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है, उसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से अगर RTS की बात करें तो यहाँ पर R1 0 हो गया, तो RTS भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर X1 0 है तो STS भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर Xm क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रख देंगे तो ये R1 बचेगा, और V1 चूँकि इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो भी इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट कट जाएगा ये पूरा। तो ये क्या बच जाएगा, V1, मतलब VTS क्या आ गया, V1 आ गया। मतलब यहाँ पर हम क्या रख दें, यहाँ पर हम 0 रख दें, यहाँ पर भी हम 0 रख दें, और VTS को हम क्या लिख दें, V1 लिख दें। ठीक है। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, V1² R2/s² प्लस S2s का स्क्वायर। तो वही हमने लिख दिया, V1² R2/s² प्लस S2² R2/s। तो यहाँ से ये क्या आया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क या कोई भी टार्क हम बात कर सकते हैं, वो वोल्टेज के क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज लगाए हैं उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, अगर वोल्टेज जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से टार्क भी क्या होती जाएगी, स्टार्टिंग टार्क, मैक्सिमम टार्क, सारी टार्क क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक चलो ये मैक्सिमम टार्क को क्या बोलते हैं, P max, और
टी मैक्स को भी हम लोग पुल आउट टार्क भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टार्क बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो स्टेटर को जो सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को, वो उसको कब ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, स्टार में, अगर स्टार में ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा कि डेल्टा मिलेगा, आप खुद सोचिए। तो आप ये पाएंगे अगर डेल्टा में होगा तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आपका जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है उसको किस में की जाती है, उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो, ये इसलिए उसको इसमें हम लोग डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। यही हमने लिखा है, यदि स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट की जाए तो वाइंडिंग वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, इसलिए स्टेटर को स्टार में नहीं किया जाता है बल्कि इसको डेल्टा में किया जाता है। अगर एक चीज़ और, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया है कि वो स्टेटर स्टार में है कि डेल्टा में है, तो हमेशा उसको हम डेल्टा में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब टॉपिक पर आते हैं लो स्लिप, एट लो स्लिप पर। मतलब अगर मेरा इंडक्शन मोटर क्या है, लो स्लिप पर है। लो स्लिप बोले तो आपको पता है ये वाला आपका फिगर होता है लो स्लिप। यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, S इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर S इक्वल टू 0 होता है। तो लो स्लिप ये वाला जोन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, लो स्लिप है। तो लो स्लिप पर स्पीड क्या होगी आपकी, हाई होगी। ये टार्क है, जिससे ऑपरेटिंग रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग रीजन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। ये रीजन ऐसा होता है जहाँ पर मोटर क्या होता है, ऑपरेशन में, नॉर्मल ऑपरेशन में काम करता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग जोन बोलते हैं। इस जोन पर क्या होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए यहीं पर मोटर क्या करता है, चलता है। इसको हम लोग बाद में स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ स्टेबिलिटी क्यों अच्छी होती है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पीड ज़्यादा है, हमने बता दिया, और स्लिप क्या है, कम है। तो इस फार्मूले जो अभी हमने ड्राइव किया था, T इक्वल टू V1/R2/S ओमेगा S R2/S प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, R2/S क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है, 0.01 या 0.02 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है और स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हम 0 मान लेंगे। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया था, V1/R2/S X2/S। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा, R2/S यहाँ भी लिखा है, R2/S यहाँ भी लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये S क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा, ये S ऊपर चलेगा, ये R2 आपका नीचे रहेगा। इसका मतलब आपने क्या पाया, इसका मतलब ये आपने पाया जो TE है यहाँ पर वो क्या है, S के प्रोपोर्शनल है, और जो T यहाँ से आप देखेंगे 1/R2 है। ठीक है, इसको हमने बाद में लिखा भी होगा कि जो आपका TE है यहाँ से वो S के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब हम इस जोन की बात कर रहे हैं, इस जोन की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आपका TE आया वो क्या है, TE जो आया वो क्या आया, TE आपका S के प्रोपोर्शनल है, स्लिप के आपके क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ, स्लिप के प्रोपोर्शनल का अर्थ ये हुआ कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि स्लिप बढ़ेगा तो टार्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, इधर आप जब जाएंगे तो आपका स्लिप क्या होगा, यहाँ पर स्लिप क्या होगा, आपका स्लिप घटेगा, और टार्क भी क्या हो रहा है, टार्क भी क्या हो रहा है, वो भी घट रहा है। देखिए स्लिप यहाँ से यहाँ गया तो घट गया, तो टार्क भी क्या हो गया, घट गया। तो स्लिप घटा तो टार्क भी घट गया। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दिखाता है। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, एट हाई स्लिप की बात करते हैं। अगर स्लिप की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो स्लिप की वैल्यू कब ज़्यादा होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है, टार्क है, और ये आपका स्लिप है। तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ स्लिप की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका इक्वेशन आपका ये जाता है। तो यहाँ पर इस जोन पर जो आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लिप क्या है, आपका स्लिप यहाँ पर हाई है। तो यहाँ स्लिप का क्या आपकी हाई है, इस कंडीशन में माने तो स्लिप क्या है, 1 है। तो स्लिप की वैल्यू हाई होने का अर्थ है हमने स्लिप की वैल्यू लगभग 1 मान लिया। जब आप स्लिप की वैल्यू 1 मान लेंगे तो R2 स्टार्टिंग के समय आप देख रहे थे लीकेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लीकेज मतलब X2 आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है।
H2 ज़्यादा होने का अर्थ है, और R2 क्या होता है, बहुत छोटा होता है। S की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1 है, तो ये क्या है आपका R2 क्या है, बहुत छोटा है H2 के कंपेयर में, मतलब रोटर के लीकेज रिएक्टेंस से बहुत छोटा है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को आप लोग इग्नोर कर देंगे, मतलब इसको 0 मान लेंगे। बचा क्या, H2 बचा, तो V1 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर R2/S। अब आप सोचेंगे भाई इसको क्यों नहीं इग्नोर किए, क्योंकि जो सम है इसके कंपेयर में किए हैं, क्योंकि ये दोनों का क्या एडिशन है, यहाँ पर कोई एडिशन थोड़ा ना कि इसको हम वो करें। अगर इसके साथ भी प्लस लिखा होता और H2 स्क्वायर होता तब इसको हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है, अगर इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से TE प्रोपोर्शनल टू क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/S आया, और यहाँ से TE क्या आया, प्रोपोर्शनल टू R2 आया। वहाँ पर क्या था, उल्टा आया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से TE प्रोपोर्शनल टू 1/S आ गया। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ बनाया था, यहाँ दूसरा फिगर बना लेते हैं कि ये जोन में, इस जोन की हम लोग बात कर रहे थे, इस जोन की, तो यहाँ पर क्या है, स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, इधर जाएंगे तो कम हो रही है। ठीक है, आप जैसे जैसे इधर जा रहे हैं और ये क्या आपका टार्क है, तो स्लिप की वैल्यू कम हुई और आपका टार्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लिप कम हो रही, टार्क बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल है। तो इस फिगर से भी देख सकते हैं और आपने इसको प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। एक बात ये हुआ। दूसरी बात करते हैं R2। अगर आप क्या करें, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लो जोन में, मतलब हाई स्लिप में या लो स्पीड में, हाई स्लिप या लो स्पीड में क्या होगा, आपका टार्क भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले रेजिस्टेंस R था तो टार्क ये था, रेजिस्टेंस 4R कर दिया, आपका टार्क भी बढ़ गया, 6R कर दिया तो टार्क और बढ़ गया। मतलब इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन की बात कर, वही जोन है, वहाँ पर आपका क्या होता जा रहा है, टार्क भी बढ़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग टार्क भी बढ़ रहा है। ठीक है, इससे यहाँ पर ये भी प्रूफ हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि अगर आपका इंडक्शन मोटर है, अगर आप क्या करेंगे, लो स्लिप में काम करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग जोन में काम करेंगे, तो ऑपरेटिंग जोन में क्या था, एस की वैल्यू क्या थी, टार्क की वैल्यू एस के प्रोपोर्शनल है। और हाई स्लिप की बात करेंगे, तो टार्क की वैल्यू 1/S के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑपरेटिंग जोन की बात करते हैं। इसको हम लोग ऑपरेटिंग जोन वो जोन होता है, पहले ये क्लियर कर दें, ऑपरेटिंग जोन वो जोन होता है जहां पर इंडक्शन मोटर की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। अब देखिए क्या है, अब भैया हमने बताया था कि इंडक्शन मोटर की स्टेबिलिटी कहाँ अच्छी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका इंडक्शन मोटर की स्टेबिलिटी यहाँ पर अच्छी होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग जोन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों अच्छी होती है, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। थोड़ा बहुत देखना चाहिए तो आप देख सकते, समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि क्या कीजिए, अगर आप लोड को बढ़ा दीजिए, टीएल को क्या करें, लोड एक दो होते हैं, एक टीएल होता है लोड टार्क होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होता है। जो ये लाइन है ये किसको दिखा रहा है, टीई को दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को बता रहा है। अगर लोड को बढ़ाएंगे, आप सोचिए अगर मोटर चल रहा है उस पर लोड बढ़ा दिए, तो लोड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखिए, इस पर आप देखिए तो स्पीड कम होने का अर्थ क्या हुआ, स्पीड यहाँ पर था पहले तो स्पीड कम है, पहले यहाँ चल रहा था, स्पीड क्या हमने बोला कम हो जाएगी, तो स्पीड कब कम होगी, यहाँ पर होगी। तो स्पीड कम होने पर क्या हो रहा है, आप ध्यान देखिए, स्पीड कम होने पर आपका टार्क क्या हो जा रहा, बढ़ रहा है। आपने टीएल को बढ़ाया, ध्यान से आपने टीएल को बढ़ाया तो स्पीड क्या हुई, कम हुई। तो स्पीड कम किधर होगी, इस साइड जब चलेंगे तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टीएल बढ़ा तो आपको टीई भी क्या होना चाहिए,
बढ़ना चाहिए। तो टीई बढ़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, टीई बढ़ने के लिए आपका टीएल भी क्या, इसलिए टीएल आपने बढ़ाया तो टीई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया आपका, यही तो हम चाह रहे थे कि टीएल बढ़ाने पर टीई बढ़ जाए। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन की बात करें, आप लोड बढ़ाए, लोड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अब देखिए स्पीड यहाँ से अब यहाँ कूद गई। स्पीड कम होने पर क्या होना चाहिए, आपका टार्क बढ़ना चाहिए। तो मतलब टीई बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क कम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क क्या हो रहा है, और कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मोटर आपका रुक जाएगा। इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका अनस्टेबल जोन होता है, ये आपका स्टेबल जोन होता है। ये तो हमने थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। इसको हम लोग मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमने थ्योरेटिकली जैसे हमने प्रूव किया है, ये स्टेबल जोन है और ये आपका क्या है, अनस्टेबल जोन है। तो यहाँ से अगर आप देखें, इसका हमने क्या कर दिया, इस स्लिप टार्क का इन्वर्स ले लिया। तो स्लिप टार्क का इन्वर्स लेंगे तो आप इसका मतलब ये फिगर क्या, हमने इस स्पीड को ऊपर ले लिया, जो हमने यहाँ बनाए थे ये क्या था, आपका स्पीड था या स्लिप था, और ये टार्क था। तो हमने टार्क को नीचे ले लिया और स्पीड को नीचे ले लिया। तो यहाँ से अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये आपका ऑपरेटिंग जोन था, यही ऑपरेटिंग जोन था। तो ये ऑपरेटिंग जोन की बात करें तो आप जैसे से क्या कर रहे हैं, टार्क को बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन कितनी कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर आप लोगों को डीसी मोटर के, डीसी शंट मोटर के बारे में अगर याद हो, तो अगर हम लोग टार्क और स्पीड के बीच में ग्राफ खींचते थे तो कैसा आता था, ये ऐसे आता था। तो ये क्या है, ये जो आपका इंडक्शन मोटर है, किस मोटर के इक्विवेलेंट है, डीसी शंट मोटर के इक्विवेलेंट है। वही हमने लिखा है, ऑपरेटिंग रीजन में इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक डीसी शंट मोटर जैसी होती है, डीसी शंट मोटर जैसी होती है। इसलिए डीसी शंट मोटर को के स्थान पर इंडक्शन मोटर का प्रयोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए एक इस पर गेट में क्वेश्चन आया, गेट नहीं IES में क्वेश्चन आया है। ये क्या था, फॉर अ स्लिप रीजन इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। रोटर का रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होने लगेगा, लॉसेज होने लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क अभी आपने देखा इंक्रीज होगा, लेकिन इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों इफिशियंसी घट जाएगी, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उसमें कॉपर लॉसेज बढ़ेगा, कॉपर लॉसेज बढ़ेगा तो इफिशियंसी घट जाएगी। एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। An induction motor, the starting torque is a maximum when the rotor resistance equal to rotor reactance। मतलब इन्होंने ये बोला कि आप इसको क्या कीजिए, इसको प्रूव कीजिए कि रोटर का रेजिस्टेंस मतलब R2/X की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, X2 के बराबर हो जाएगा। तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क पैदा हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ये आगे हम लोग चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ये इस क्वेश्चन को कि ये कंडीशन, इसको अभी हम लोग देखे भी थे, थ्योरेटिकली प्रूव भी किए थे कि जब R2 की वैल्यू X2 के बराबर हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। एक तीसरे न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। एक 4 पोल का इंडक्शन मोटर है, इसका पोल कितना है जब ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस पर फेज भी चीज़ें 4 टाइम्स ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। मतलब जो X2 का वैल्यू क्या है, वो क्या है, इस रेजिस्टेंस के क्या है, 4 टाइम्स है। द स्पीड एट विच मैक्सिमम टार्क डेवलप। तो वो स्पीड बताइए जिस पर मैक्सिमम टार्क डेवलप होता है। तो इस SMT पर हमें क्या निकालना है, द स्पीड निकालना है। इस पर हमें क्या निकालना है, इस पर हमें इसकी रोटर की स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, R2/S की वैल्यू जब X2 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका Tmax आ जाएगा। यही तो हमने बोला था। तो Tmax की मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका R2 यहाँ से R2/X2 की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R2/, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25। तो ये आपका फॉर्मूला, मतलब ये आपका आ गया, मतलब ये आपका क्या आ गया, आपका ये आपका SMT आ गया। क्लियर है, SMT की वैल्यू इतना आ गया।
इस एसएमटी पर रोटर का स्पीड क्या होगा। हमें पता है क्या होता है फार्मूला आपका NR इक्वल टू क्या होता है, NS 1 माइनस S होता है। तो यहाँ पर S नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SMT लिखेंगे। तो यहाँ पर SMT हो गया। तो NR, यही हमें NR निकालना है। NS की वैल्यू क्या निकलेगा, NS की वैल्यू क्या होता है आपको पता है, NS की वैल्यू होता है 120 F/P, मतलब 120 50 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। अब पोल क्या है, अच्छा 4 है, तो 4 3 जा 12, तो 30, तो 13 × 50 को कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। मतलब क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका आएगा 1500 RPM आ गया। ये 1500 RPM और ये क्या था 0.25 आया था, 0.25 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका 1125 RPM आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड पर जो आपका ये फार्मूला फिगर था, यहाँ पर जो होगा इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, 1125 RPM होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा ES के ये भी क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।